फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट, जो आपके बोर्ड्स एग्जाम और साथ साथ में आईटी, जेईई और नीट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज सॉलिड स्टेट। तो पहले तो हम ये जानें कि सॉलिड स्टेट होता क्या है। सॉलिड स्टेट वो होता है जिसका डेफिनेट शेप और साइज हो, साथ साथ में इसमें जो इंटर न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ज्यादा स्ट्रांग होने के कारण क्या होता है, इसकी डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। तो सॉलिड स्टेट आपका यही होता है। अब हम देखेंगे सॉलिड स्टेट के टाइप्स कितने होते हैं। तो सॉलिड स्टेट मेनली हमारे टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब इसमें भी दो तरह के आपके इंपॉर्टेंट टाइप्स आते हैं। पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड देन एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहा जाता है? जब पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर इन शेप हो या यूनिफॉर्म इन शेप हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम इसके एग्जांपल्स देखें तो सबसे पहले आपका आता है NaCl, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया। अब पहले तो ये समझा जाए कि रेगुलर अरेंजमेंट होता क्या है। जैसे कि आपका A है, A के बाद B आया, B के बाद आपका A आया, A के बाद B, यानी कि जो यहाँ पे यूनिट बनती जाएगी वो लगातार एक के बाद एक आती जाएगी। अब हम बात करेंगे एमॉर्फस सॉलिड की। एमॉर्फस सॉलिड वो सॉलिड्स होते हैं जिनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट नॉन यूनिफॉर्म हो। नॉन यूनिफॉर्म मतलब इर्रेगुलर इन शेप। इर्रेगुलर अगर हम बात करें तो यहां पर देखा जाए कि आपका A आया, A के बाद B आया, B के बाद ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपका क्या है, A आए। B के बाद जो है आपका B भी आ सकता है। B के बाद हो सकता है कि A आए, A के बाद हो सकता हो फिर A आ जाए। तो इस तरह जब नॉन रेगुलर इन शेप होते हैं, मतलब इरेगुलर इन शेप आते हैं, तब हम उस तरह की यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? एमॉर्फस सॉलिड। अब हम बात करेंगे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब यहाँ पे बेसिकली जो हमारे बॉन्ड का, जो हमारे सॉलिड स्टेट का फॉर्मेशन होता है वो बॉन्ड फॉर्मेशन से होता है। एक होता है हमारा आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड कुल मिला के वो सॉलिड्स होते हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड से जो सॉलिड बनता है वो हमारा आयनिक सॉलिड हो गया। इसमें बात करें तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड एंड सो ऑन आपके और एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड वो सॉलिड्स होते हैं जो डिस्पर्सन फोर्स या लंडन फोर्स या डाइपोल इंट्रैक्शन या हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जो मॉलिक्यूल्स का या सॉलिड, जो ढेर सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर के अपना क्या बनाए, सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो उस दौरान क्या होता है, आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। सी आपका आता है थर्ड नंबर पे, कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड कौन से होंगे? जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड देखें तो आपका डायमंड हो गया, सिलिका हो गया, ग्रेफाइट हो गया, इनमें क्या होता है? आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब हम बात करेंगे मेटेलिक सॉलिड की। तो मेटेलिक सॉलिड्स आपके कौन कौन से होंगे? जो मेटेलिक एटम्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? मेटेलिक सॉलिड। तो मेटेलिक सॉलिड में हमारा कॉपर है, Ag है, सिल्वर और आपका Al है। ठीक। अब हम बात करेंगे यूनिट सेल। हमने बार बार यूनिट सेल की बात की, तो अब हम देखते हैं यूनिट सेल किसे कहा जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि एक रूम को बनाने में, एक कमरे को बनाने में हम क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा ईंटों का यूज करते हैं। ठीक। तो जो ईंट है वो क्या है? उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है। तो जो हमारा घर बना है उसमें क्या है? एक ईंट जब स्मॉलेस्ट यूनिट सेल बनी है, तो यूनिट सेल कुछ नहीं है, एक छोटा सा पार्टिकल है जो उस पूरे सॉलिड को बनाने में अपना बड़ा योगदान देता है, एक कंप्लीट सॉलिड को बनाने में। अब हम देखते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है। द स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन ऑफ द सॉलिड विच रिपीटेड इन ऑल डायरेक्शन टू फॉर्म अ क्रिस्टल लैटिस। एक कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस को बनाने में यूनिट सेल क्या होती है? सबसे स्मॉलेस्ट होती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? आपका यूनिट सेल। अब हम देखेंगे एक यूनिट सेल में क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे कि आपका बनाया गया है कि स्मॉलेस्ट यूनिट लाइक आपका क्यूब है, तो इसमें आपके 3 साइड्स हैं जो XYZ एक्सिस पे साइड बताया गया है, ABC।
और इसमें जो एंगल्स आपके बताए गए हैं वो अल्फा, बीटा एंड गामा। आपका ये अल्फा एंगल है और ये बीटा है एंड देन योर गामा। ठीक, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। करेंगे डिफरेंट टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में। उसमें पहला आता है हमारा क्यूबिक, टेट्रागोनल, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ट्राइगोनल एंड हेक्सागोनल। क्यूबिक और टेट्रागोनल में आपके तीनों साइड सेम होंगे और साथ में एंगल भी आपका सेम होगा। साइड अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका ए, बी, सी ये तीन आपको साइड बताए गए हैं और साथ में अल्फा, बीटा, गामा ये आपके एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें इन दोनों में क्या मिला, साइड सेम मिला और साथ में अल्फा, बीटा और गामा का एंगल क्या मिला, वो भी सेम मिला। वो कितने के बराबर मिला, सेम 90 डिग्री के बराबर। अब हम बात करेंगे रोम्बिक के बारे में। रोम्बिक में आपके साइड नॉट इक्वल है और एंगल्स क्या हैं आपके, सेम हैं। किसके बराबर आ रहे हैं, 90 डिग्री के बराबर। बट हम अब बात करेंगे मोनोक्लिनिक के बारे में, तो यहाँ पे आपके साइड तीनों सेम नहीं रहेंगे, बट अल्फा और गामा जो है वो आपका 90 डिग्री के बराबर आएगा, बट बीटा नॉट इक्वल के बराबर आएगा। अब हम बात करेंगे ट्राइक्लिनिक के बारे में। ट्राइक्लिनिक में यहाँ पे भी आपका साइड सेम नहीं रहेगा, बट आपका अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों एंगल्स जो है वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर आते हैं। फिर आपका आता है ट्राइगोनल। ट्राइगोनल में आपका साइड तो सेम रहेगा, बट अल्फा और बीटा इन दोनों का एंगल 90 डिग्री के बराबर आता है, बट गामा का नॉट इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर आता है। फिर हम बात करते हैं हेक्सागोनल के बारे में। तो हेक्सागोनल में ए और बी का साइड सेम रहेगा, बट सी का साइड नॉट इक्वल के बराबर आएगा। अब हम बात करेंगे इनके एंगल्स के बारे में हेक्सागोनल के। तो अल्फा और बीटा का जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर आता है, पर गामा जो है वो 120 डिग्री के बराबर आता है। अब हम बात करेंगे यूनिट सेल में क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है। जैसे कि एक हमारा यूनिट सेल क्या था, क्यूब था। तो यहां पर क्या था, हमने इसके साइड्स को बताया, हमने इसके जो है अलग अलग साइड्स को बताया कि यहाँ पे आपके साइड्स जो है ए, बी और सी हैं, और साथ में एंगल्स को भी यहाँ पे हमने डिफाइन किया। अब हम बात करेंगे कि एक यूनिट सेल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक हम माने इस बुक को कि ये हमारा एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक, इस क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में हमारा सबसे पहले क्या आता है, कॉर्नर्स। कॉर्नर्स को देखें तो हमारे 8 कॉर्नर्स रहते हैं। ये देखिए, ये आपका कॉर्नर है, ये आपका कॉर्नर है, ये आपका कॉर्नर है, ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, एंड देन कुल मिलाकर के आपका 8 कॉर्नर आता है। फिर उसके बाद आपका आता है फेसेस। फेसेस की अगर मैं बात करूं तो ये फर्स्ट फेस एंड देन योर सेकंड फेस, इस तरह करके आपके कितने कुल मिला के फेस आते हैं, 6 फेसेस आते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एजेस की। एजेस की अगर मैं बात करूं तो ये आपका फर्स्ट एज एंड देन सेकंड एज, ऐसे करके आपके कुल मिला के 12 एजेस आते हैं। 12 एजेस के बाद फेस डायगोनल, जो आपका फेस है, ये आपका जो फर्स्ट लेयर आप देख रहे हैं ये क्या है, फेस है आपका। एक फेस पे आप कितना डायगोनल प्लॉट कर सकते हैं, मैक्सिमम 2। तो जब 6 आपके फेसेस हैं तो डायगोनल कितने हो जाएंगे, फेस डायगोनल आपके 12। फिर हम बात करेंगे बॉडी डायगोनल्स। बॉडी डायगोनल्स की अगर मैं बात करूं तो इस साइड का जो ये कॉर्नर है वो यहां पर आकर के एक डायगोनली प्लॉट करे तो वो आपका बनता है बॉडी डायगोनल। और बॉडी डायगोनल हमेशा याद रखिए, किसी भी यूनिट सेल में आप हमेशा सिर्फ 4 ही बॉडी डायगोनल बना सकते हैं। फिर होता है आपका एक बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर हमेशा एक होता है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट के बारे में बात की जाए तो अगर हम फेसेस पे लेंगे तो 1/2 होगा, और साथ में एजेस का अगर मैं कॉन्ट्रीब्यूशन लूंगा तो 1/4 होगा, और कॉर्नर की बात करूंगा तो 1/8 होगा। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो हमें इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है वो ये वाली पढ़नी, ये वाली चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ में आपका आ रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स का पर यूनिट जो है, पार्टिकल्स का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं। तो मैं अभी क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, तो अभी मैं आपको क्वेश्चन भी करके दिखाता हूं, और आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हैं। ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट।
हम देखते हैं कि कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। तो जब भी हम निकालेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल में, तो यहां पर याद रखना है कि पहले कौन कौन से पार्टिकल्स को कहां पहले बताया गया है। तो याद रखना है कि पहले पार्टिकल्स को कहां बताया गया है, कॉर्नर पे बताया गया है। तो जब आप कॉर्नर के बारे में डिस्कस करेंगे तो पहले इसका याद रखिएगा कि एक यूनिट सेल में कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर, और उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 प्लस उसके बाद आपको कहा है कि एंड टू पार्टिकल्स आपके कहा है, फेस डायगोनल पे। तो 2 पार्टिकल्स आप पहले बताइए, और फेस डायगोनल का कितना नंबर होता है। फेस डायगोनल अगर हम देखें तो हमारा 12 हुआ फेस, और इनका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुल मिला के आपका 13 आता है नंबर ऑफ एटम्स। अब देखें अगले क्वेश्चन को। तो पार्टिकल्स कहां पे आपका, ए एट कॉर्नर, यानी कि जो आपके कॉर्नर्स बने हैं यहाँ पे, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, पार्टिकल्स आपके इन कॉर्नर्स पे है। और साथ में बी कहां बताया गया है, फेस सेंटर पे। फेस सेंटर कहां होगा, वो बीच में। तो फेस सेंटर पे रखा गया है, और आपको निकालना है इसका पॉसिबल फॉर्मूला। तो पॉसिबल फॉर्मूला कैसे निकाला जाएगा, इसको देखा जाए पहले। तो पहले हम क्या करेंगे, ए और बी को जहां सिचुएशन बताया है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले ए और अब बी हम देखेंगे कि पार्टिकल ए हमारा कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे। तो ए का जो है आपको पिछली मैंने बताया भी था स्क्रीनशॉट जब मैंने कहा था लेने के लिए। तो वहां पे यूनिट सेल में कॉर्नर के बारे में जब हमने डिस्कस किया तो वहां पे हमारा कॉर्नर कितना आता है, 8 इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा कितना आया था, 1/8। तो कितना हो गया था, ये हमारा 1 के बराबर आएगा। अब हमको बी के बारे में देखना। तो बी कहाँ है, फेस के सेंटर पे। तो फेस सेंटर अगर होगा हमारा बी, तो वहां पर अगर हम देखें तो फेस का कौन नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, और उनका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो इसको जब आप सॉल्व करें तो कितना आया, 3। यानी कि नंबर ऑफ एटम अगर हम देखें तो ए का कितना आया, 1, और बी का कितना आया, 3। तो इस तरह हमारा जो नंबर ऑफ जो पॉसिबल हमारा फॉर्मूला बना वो क्या बना, AB3 टाइप। जो हमारा पॉसिबल फॉर्मूला बना वो क्या बना, AB3 टाइप का। ओके, हाँ, तो आपको बता दूं अभी तो फिलहाल इतने शॉर्ट टाइम होने के कारण अभी हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे। और आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पे आइए, रेडियंट टेस्ट सीरीज के नाम से, वहां पे ज्वाइन होइए। और मैं जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो आप लोग मुझे क्वेश्चन सेंड करना, मैं उनका सॉल्यूशन जो है आपको वीडियो बना करके मैं अपलोड कर दूंगा। और पार्टिकल यूनिट सेल के बारे में तो सबसे पहले हम जाने कितने तरह के होते हैं। तो उसमें हमारा सबसे पहले आता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम क्या कहते हैं, सिंपल क्यूबिक। यहाँ पर क्या होता है कि आपके पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होगा, सारे पार्टिकल्स कहाँ होंगे, कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे किसी भी क्यूब पे। तो अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट। जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट हम निकालेंगे तो कहाँ पे हमारे सारे प्रेजेंट हैं, कॉर्नर पे हैं। तो कॉर्नर पे कितने हमारे क्यूब में कॉर्नर्स होते हैं, 8, और उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो 1 आता है। फिर अब हम बात करेंगे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है कि जब हमारा पार्टिकल जो है कॉर्नर के अलावा और कहीं दूसरी जगह पे होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो सबसे पहले उसमें हमें स्टडी करनी है बॉडी सेंटर क्यूबिक। बॉडी सेंटर क्यूबिक को क्या कहते हैं, BCC। तो यहाँ पे पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा होगा, आपका कॉर्नर पे और साथ साथ में बॉडी के सेंटर पे। तो जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, कॉर्नर्स प्लस बॉडी क्यूबिक। तो बॉडी क्यूबिक पे अगर हम देखें तो बॉडी क्यूबिक हमारे यानी कि बॉडी सेंटर कितना होता है क्यूब में, 1।
तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और कॉर्नर की पोजीशन कितनी होती है 8 और उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। तो आपका सिंपल सा इसको सॉल्व करने में कितना आता है 2। अब हम बात करेंगे जो दूसरे तरह का हमारा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल आता है वो है एफसीसी। एफसीसी को क्या कहते हैं फेस सेंटर क्यूबिक। अब यहाँ पे हमारा पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होगा फेसेस पे एंड कॉर्नर्स पे। तो जब हम कॉर्नर की बात करेंगे तो कॉर्नर पे हमारा नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं क्यूब में 8 और उनका कंट्रीब्यूशन 1/8। एंड देन फेस सेंटर, तो फेस कितने होते हैं 6 और उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। तो जब हम नेट सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आता है 4। अब आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब हम बात करेंगे क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स के बारे में। तो क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल में सबसे पहले हमारा आता है 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि सारे हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक साथ रेगुलर पैटर्न पे होते हैं। मतलब क्या है कि ये आइटम आया फिर दूसरा आइटम फिर तीसरा आइटम, ऐसे करके सारे पार्टिकल हमारे क्या है एक रेगुलर पैटर्न पे है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमें बात बताना रहता है कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल सा होता है कि एक एटम को जितने एटम टच करेंगे तो वही होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि ये एक बीच का एक ऐसा एटम है, इसको कितने एटम टच कर रहे हैं एक ये वाला टच कर रहा है एक ये वाला टच कर रहा है। तो कुल मिलाकर अगर मैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछूं तो कितना होगा 2। नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 2। अब हम बात करेंगे इन टू डायमेंशनल बारे में। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इन 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि यहाँ पे आपके सारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो रेगुलर पैटर्न पे होते हैं, एक के बाद एक लेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, यहाँ पर भी हमारा वही कॉन्सेप्ट लागू होगा कि एक एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट लेयर बनी, सेकंड लेयर बनी एंड देन थर्ड लेयर बनी। तो यहाँ पर ये जो सेंट्रल हमें पार्टिकल दिख रहा है इसको कितने टच कर रहे हैं, एक पहला पार्टिकल ये हुआ, दूसरा पार्टिकल ये हुआ एंड देन तीसरा पार्टिकल एंड देन चौथा पार्टिकल। इस तरह के रेगुलर पैटर्न को हम क्या कहते हैं 2 डायमेंशनल कहा जाता है। और साथ साथ में यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है एक स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके कारण इस तरह के पैकिंग को हम क्या कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और हम बताएं कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना होगा 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 एटम जो है एक एटम को टच कर रहे हैं। एक एटम जो है वो 4 एटम से टच हो रहा है। एक एटम जो हमारा हुआ ये कितने से टच हो रहा है 4 एटम से। तो इसलिए जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4। इक्वल टू 4। अब हम बात करेंगे इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि एक हेक्सागन का फॉर्मेशन होता है आपका सिंपल सा कि एक आपका फर्स्ट लेयर बना है, सेकंड लेयर बना है, थर्ड लेयर बना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक पार्टिकल को 6 अलग अलग पार्टिकल जो है टच करते हैं, जिसके कारण आपका क्या होता है कि हेक्सागन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि कितने पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो वो कितने हो गए 6। जब 6 पार्टिकल एक एटम को टच करेंगे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6। आपका 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में बेसिकली हमारे 2 तरह के आते हैं वॉइड्स आते हैं यहाँ पे हमारे। तो पहला होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या होता है कि जब आपका पार्टिकल ऐसे अरेंज है तो उसमें कुछ खाली स्पेस बचता है। जैसे कि ये वाला अगर हम देखें तो ये क्या है हमारा खाली स्पेस। इसी खाली स्पेस को हमें फिल करने के लिए हम एक चौथा एटम यहाँ पे ऊपर से अरेंज करते हैं, जिसके कारण अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने हमारे एटम हो गए 4। जब 4 पार्टिकल हमारे अरेंज हो गए तो इस तरह के हम वॉइड को क्या कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। फिर अब हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कुछ नहीं है, यहाँ पे भी आपने 3 पार्टिकल्स रखे, तीनों पार्टिकल्स का जो फ्री स्पेस बन रहा है अब की बार सेंटर वाले पार्टिकल्स को नहीं फिल करना, अब की बार कहाँ करना है फिल बाहर वाले
वैकेंट यानी कि वॉइड स्पेस को हमें फिल करना है। जब हम बाहर वाले सरफेस को फिल करेंगे तो वो हमारा क्या बना लेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये नंबर पर यूनिट सेल में, नंबर ऑफ अ वॉइड पर यूनिट सेल में, यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड के पर यूनिट सेल में कितने हमारे नंबर ऑफ अ वॉइड्स होते हैं, तो वो हमारे कितने होंगे 2n। हमारे नंबर ऑफ वॉइड्स कितने होंगे 2n। अगर मैं पूछूं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में नंबर ऑफ अ यूनिट इन पर यूनिट सेल अगर हम पूछें तो वो हमारा कितना हो जाएगा, n के बराबर। अब n इक्वल टू क्या होता है आपका, या तो एफसीसी में अरेंज होगा, या तो बीसीसी में अरेंज होगा, या तो सिंपल क्यूबिक में होगा। इसके लिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल में हमने निकाला तो कितना आया था, वहां पे 1 आया था। और हमने जब बीसीसी पढ़ा था, बीसीसी क्या है, बॉडी सेंटर क्यूबिक में नंबर ऑफ यूनिट पर यूनिट सेल में कितना आया था 2। और हमारा एफसीसी में नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना आया था 4। तो n इक्वल टू कुछ नहीं, वो आपका आइडेंटिफाई करेगा कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कहाँ है, या तो बीसीसी होगा, या तो एफसीसी होगा, या तो सिंपल क्यूबिक होगा। इसी के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ वॉइड पर यूनिट सेल में कितना होता है, तो एफसीसी के लिए पहले तो आप ये देखिए नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने होते हैं, वहां पे हमारे आते हैं 4 देखने। हम बात करेंगे फॉर एफसीसी के लिए, तो फॉर एफसीसी के लिए नंबर ऑफ पर यूनिट सेल हमारा कितना होता है, n इक्वल टू 4। अगर मैं पूछूं कि एफसीसी में नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन पर यूनिट सेल कितना होता है, तो हमारा 2n होता है। तो n इक्वल टू हमारा कितना है 4, तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल कितना आ गया 8। अगर पूछा जाए आपसे नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन पर यूनिट सेल में कितना होता है हमारा n, ठीक। तो अगर यहाँ पे एफसीसी के अकॉर्डिंग n इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे भी हमारा नंबर ऑफ वॉइड्स पर यूनिट सेल कितना आ जाएगा 4। ओके, तो अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं इससे रिलेटेड, जो बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम क्वेश्चन करते हैं। अब ये हमारे 2 क्वेश्चन आइए अब इसको सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया अ सॉलिड कंटेन्स 100 यूनिट सेल्स इन एफसीसी, यानी कि आपका एफसीसी लैटिस है और उसमें कितने आपके यूनिट्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आपके 100 हैं। तो फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि टेट्राहेड्रल वॉइड का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था। टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल टू कितना होता है 2n। तो पहले तो आप ये देखिए कि एफसीसी पैटर्न पे है, हमारा लैटिस किस अरेंजमेंट में है, एफसीसी पैटर्न पे। तो एफसीसी पैटर्न पे है तो वहां पे नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना हो गया 4 आता है, ठीक। अगर वहां अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड, तो नंबर ऑफ वॉइड इन एफसीसी में अगर देखा जाए तो कितना हो गया 2n, ठीक। तो यहां पर और हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, ठीक। तो 100 क्या है हमारे नंबर ऑफ एटम्स है, 100 यूनिट्स के बराबर है। यार काट फिर से ये करो। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि अ सॉलिड कंटेन्स 100 यूनिट सेल्स, यानी कि एक
सॉलिड ऐसा बनाएगा जिसमें हमारे नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितने हैं, वहां पे आपका 100 बताया गया है। तो अब हम निकालेंगे, पहले एफसीसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। एफसीसी, तो एफसीसी में नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना होता है हमारा 4। ठीक, अब हम निकालें यहां पे नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स हमारा कितना हो जाएगा 4 इंटू 100, यानी कि कितना हो गया 400। अब यहां पे हमें निकालना है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स निकालना है। वॉइड्स, तो इसके लिए हमने सिंपल सा कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है 2n। तो n हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखेंगे, यहां पर n हम रखेंगे नंबर ऑफ एटम्स वाला। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया 2 इंटू 400 कितना आ गया 800। ये हमें बताया कितना टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट इन एफसीसी। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपका कहा गया है कि एनायन बी है, एनायन बी किस फॉर्म में है आपका एफसीसी लैटिस पे है। ठीक, और कैटायन ए कहां पे है 1/3 पार्ट ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पे। तो आपको निकालना है पॉसिबल फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम ए को कंसीडर करेंगे एंड देन बी। तो बी हमारा कहां है एफसीसी लैटिस पे। तो एफसीसी लैटिस पे टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना होता है हमारा n = 4। ठीक, अब यहां पर ए का जो पोजीशन बता रहे हैं वो क्या है टेट्राहेड्रल वॉइड के 1/3 पार्ट पे। जब आप टेट्राहेड्रल वॉइड के 1/3 पार्ट पे आपको देखना है तो कैसे होगा कि 1/3 इंटू टेट्राहेड्रल वॉइड हमारा कितना होता है 2n, तो 2 इंटू n। तो n की वैल्यू लिखने से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, तो हम n की वैल्यू नहीं हम यहाँ पे पुट करेंगे। n की वैल्यू करेंगे तो 8/3 आएगा यहाँ पे कितना है 4। तो आप चाहें तो दोनों मेथड से कर सकते हैं, चाहे तो आप n की वैल्यू पुट करिए, ना हो तो ना करिए। तो हम डायरेक्ट आपको हम n से ही सॉल्व कराएंगे। देखिए कितना आ रहा है, कितना हो गया 2/3 और यहाँ पर आया आपका n। अब यहाँ पर क्या होगा दोनों जगह कॉमन क्या है 2n। ठीक, तो अब इसका क्या ले लीजिए a और b का रेशियो है। a/b = क्या हो गया 2/3 n/n। तो n कॉमन हो गया तो उसका कोई यूज नहीं होता। तो हमारा नया रेशियो क्या बनेगा 2:3, यानी कि पॉसिबल फॉर्मूला हमारा क्या बना A2B3। इस तरह से आपके पूरे क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक्चुअली में भी थोड़ा सा टाइम कम होने के कारण ज्यादा तो क्वेश्चन करा नहीं जा सकता। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे रेडियंट टेस्ट सीरीज के नाम से हमारा चैनल चल रहा है, उस पर आप आइए और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप क्वेश्चन हमारे चैनल पे आप भेजिए। मेरा इस पे नंबर भी व्हाट्सएप नंबर शो करेगा, उस पर भी आप क्वेश्चन भेजिए, जिससे मैं एक नया लेक्चर बनाऊंगा। उस पर सिर्फ और सिर्फ टोटली प्रॉब्लम प्रैक्टिस होगा। जो आप लोग क्वेश्चन हमें सेंड करेंगे वही हम क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन या फिर एफिशिएंसी के बारे में। तो सबसे पहले पैकिंग फ्रैक्शन हमारे कितने होते हैं 3 तरह के। एक होता है हमारा सिंपल क्यूबिक और दूसरा होता है हमारा एफसीसी। सिंपल क्यूबिक में हम पैकिंग फ्रैक्शन देखेंगे और हम बॉडी सेंटर क्यूबिक यानी कि बीसीसी में हम देखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन का पहले फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम पर यूनिट सेल, यानी कि किसी भी यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ आपके एटम्स या पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और उसको किससे डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, यानी कि एक यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम है उससे हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका सिंपल क्यूबिक में। सिंपल क्यूबिक में तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एटम रहते कहाँ हैं। तो सारे एटम हमारे कहाँ होते हैं कॉर्नर पे।
तो ये आपको बनाया गया है कि सारे एटम आपको कहाँ बताए गए हैं, कॉर्नर पे। जब कॉर्नर पे अरेंज हैं तो उनका रेडियस क्या हो गया, एक एटम का रेडियस स्मॉल आर, दूसरे का कितना हो गया स्मॉल आर। तो नेट एज लेंथ कितनी हो गई 2r, यानी कि ये r और ये r मिलकर कितने हो गए आपका 2r। तो a इक्वल टू 2r। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो जब हम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की बात करेंगे तो वो क्या होगा हमारा a क्यूब, तो एज का क्यूब, फिर हमारा आया वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो एक चीज और याद रखिएगा कि सिंपल क्यूबिक का नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना होता है 1। तो n इक्वल टू यहाँ पर आपका क्या हो गया 1। अब जब हम इसको फॉर्मूले पे पुट करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन वाले पे, तो pf इक्वल टू क्या हो गया हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब हमें क्या बता रहा है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स पर यूनिट सेल। और इसके साथ हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से क्यों करेंगे कि वो हमारा बताएगा नंबर ऑफ एटम्स इन पार्टिकल्स में कितना प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम साथ में 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और a क्यूब से डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद जो है हम फॉर्मूला जब पुट करेंगे, बस सबकी वैल्यू पुट करना है। तो क्या हो गया हमारा 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई a इक्वल टू कितना हो गया हमारा 2r। तो 2r का क्यूब कितना हो गया, ये हमारा सॉल्व करने में कुल मिलाकर के π/6 आएगा। और π/6 की वैल्यू कितनी होती है 0.52 के बराबर ये हमारी वैल्यू आती है। मतलब क्या कि 52% जो है, जब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हमारा आएगा 52%। ठीक, अब 52% जो एटम है वो कितना हुआ ऑक्यूपाई किया है। ऑक्यूपाई मतलब कि हमारे 52% जो एटम है वो भरे हुए हैं और हमारा 48% वो क्या है वैकेंट है, मतलब वॉइड है, खाली स्पेस है। तो यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए कि एटम्स कितने ज्यादा क्लोजली पैक हैं, तो क्लोजली पैक कितने हैं 52%। और वैकेंट पूछा जाए तो 58%। तो 52% हमें क्या बताया, हमारा जो है एटम्स ऑक्यूपाइड स्पेस। ठीक, तो ये हमें इतना इससे पता चला। फिर उसके बाद हमारे दूसरे नंबर पे आता है एफसीसी। एफसीसी पे जानिए कि आपका जो है पहले पार्टिकल रहता कहाँ है। आपका पार्टिकल जो है फेस पे रहता है और कॉर्नर पे रहता है। तो जब फेस पे रहा तो उसके लिए हमने क्या, फेस पे जब कोई भी एटम रहेगा तो क्या करेगा कंप्लीटली ऑक्यूपाई करेगा। जब कंप्लीटली ऑक्यूपाई करेगा तो आर, दो रेडियस मिलके क्या बनाते हैं एक कंप्लीट डायमीटर बनाते हैं। तो आर और प्लस आर क्या हो गया 2r। और कॉर्नर का रेडियस कितना हो गया आर, और यहाँ पे भी क्या हो गया आर। तो आर आर मिलके कितना हो गया, यानी कि फेस का अगर डायगोनल AC अगर पूछा जाएगा इसको हम क्या माने ACB। तो AC हमारा कितना हो गया नेट 4r। और एक चीज बताइए कि फेस डायगोनल क्यूब में कितना होता है a√2। अगर नहीं आता तो इसको आप सिंपल से क्या मानिए, ये भी a मानिए, ये भी a मानिए, इसको भी क्या मानेंगे पूरा हम a। जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ से सिंपल से निकाल सकते हैं, कुछ उतना नहीं है। ये हो गया आपका a² = 2a का स्क्वायर, और 2a का जब आगे आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो a√2 आता है। तो फेस एक्चुअली में हमारा जो क्यूब होता है इसमें दो तरह के डायगोनल आते हैं, एक हमारा फेस डायगोनल आता है, एक हमारा बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल का मैं डेरिवेशन कराऊंगा, बट फेस डायगोनल का उतना अभी टफ डेरिवेशन है नहीं। इसका आप सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो। ठीक, तो a = फिर आपका अगर निकालना चाहो तो कितना जाएगा 2√2। ये 2√2 कहाँ से आया, ये रैशनलाइज करके आया। जब आप यहाँ से 4 का √2 का रैशनलाइज करोगे 4 के रिस्पेक्ट में, तो आपका कट के कितना आ जाएगा 2√2 आएगा। अब पैकिंग फ्रैक्शन की बात करते हैं, तो पैकिंग फ्रैक्शन का आपको फॉर्मूला भी बताया गया था। कितना क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल में कितना आपका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ एटम्स का कितना हो जाएगा हमारा, एफसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितना होता है हमारा 4 होता है। 4 × वॉल्यूम ऑफ एटम, यानी कि एक एटम का हमारा वॉल्यूम कितना होगा
फिर उसके बाद यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो इसका आइए हम डिराइव करा के बताते हैं आपको। एफसीसी के लिए एन इक्वल टू कितना हो गया 4, तो ये कितना हो गया आपका 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ये आपका हो गया ए क्यूब। अब यहाँ पे आप सारी वैल्यूज को क्या करिए, पुट करिए। ए क्यूब हमने कितना निकाला 2√2, तो इस तरह से आपको सॉल्व करने पे कितना है ये π/3√2। और हमारा परसेंटेज में देखा जाए तो कितना हो गया 74%। मतलब जिसने स्पेस ऑक्यूपाइड किया वो कितना किया 74%। तो सबसे ज्यादा हमारा एटम्स कहाँ प्रेजेंट होता है एफसीसी के केस में। एफसीसी में मैक्सिमम जो है एटम हमारे ऑक्यूपाइड करते हैं, उनमें फ्री स्पेस लीस्ट अमाउंट में होता है। आप खुद बताइए जब 74% इसने ऑक्यूपाई करा है तो आपका बचा कितना, तो बचा आपको कितना 26% जो है वाइड स्पेस बचा। यानी कि खाली स्पेस कितना बचा सिर्फ और सिर्फ 26%। मतलब मैक्सिमम हमारा कहाँ अगर पूछा जाए कि आपका एटम्स जो होते हैं वो मैक्सिमम ऑक्यूपाइड कहाँ करते हैं तो वो आपका एफसीसी होता है। और वाइड सबसे लीस्ट अमाउंट में अगर पूछा जाए कहाँ होता है तो वो भी आपका एफसीसी है। बहुत लीस्ट अमाउंट में आपका यहाँ पे वाइड प्रेजेंट होता है और मैक्सिमम अमाउंट में जो एटम्स होते हैं वो ऑक्यूपाइड करते हैं यहाँ पे। तो वो कितना आता है हमारा परसेंटेज में 74%। ओके गाइस, अब हम लास्ट टॉपिक अपना देखेंगे बीसीसी का। बीसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन देखेंगे तो उससे पहले हम देख लें फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल, जो शायद आपको मैंने फेस डायगोनल में डिराइव नहीं करके दिखाया। तो यहाँ इस क्यूब में मैं आपको दोनों जो है फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल डिराइव करके दिखाऊंगा। तो जो हमारा क्यूब है इसका साइड हमने सभी क्या माना है ए, स्मॉल ए है, बट फेस डायगोनल हमें नहीं पता। तो फेस डायगोनल नहीं पता तो हम क्या करेंगे, इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या हो गया AD का स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो गया DB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो DB हमारा कितना है A स्क्वायर प्लस AB कितना है A स्क्वायर। कुल मिला के कितना हो गया, टोटल हमारा कितना आ गया 2A स्क्वायर। और AD स्क्वायर हमारा कितना आया 2A स्क्वायर। अगर मुझे AD निकालना है तो वो कितना आ जाएगा √2A स्क्वायर। और AD हमारा कितना आ गया A√2। तो ये हमने क्या निकाला अभी तक फेस डायगोनल, ये हमारा फेस डायगोनल निकला। AD हमारा क्या हो गया फेस डायगोनल, यानी कि फेस डायगोनल की वैल्यू हमारी कितनी आई A√2। और हमें क्या निकालना है बीसीसी के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल हमारा यहाँ पे क्या होगा CA या AC हमारा क्या बनेगा बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल निकालने के लिए सबसे पहले आप ट्राइंगल को सिलेक्ट कर लीजिए। कौन सा आपका जो ट्राइंगल बनेगा वो ACD बनेगा। और यहां पर आपका कौन सा ट्राइंगल बना था ABD। और अब हमें दूसरे ट्राइंगल में देखना है ट्राइंगल ACD। ACD हमें देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भी क्या अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या पता चल जाएगा AC हमारा क्या है बॉडी डायगोनल। तो हम AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या बताएंगे CD इसका स्क्वायर और प्लस AD का स्क्वायर।
तो CD कितना हमारा बनेगा, साइड इसका भी ए स्क्वायर प्लस हमने AD अभी कितना बताया था, AD का स्क्वायर कितना आया था 2A स्क्वायर, कितना हो गया ये 2A स्क्वायर। और फिर हमारा लास्ट में आ गया AC स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना आया, वो आया 3A स्क्वायर। और AC इक्वल टू कितना बना A√3। यानी कि हमारा अब आपसे पूछा जाए कि बॉडी डायगोनल कितना होगा A√3, और A√3 हमारा क्या है, ये बॉडी डायगोनल। ठीक, अब हम बात करेंगे, अब हम आएंगे BCC पे। BCC पे पहले आप ये जाने कि पार्टिकल्स रहते कहाँ हैं। तो पार्टिकल्स हमारे कॉर्नर पे होते हैं और एक कहाँ होता है, बॉडी के सेंटर पे। तो बॉडी के सेंटर वाले का क्या हो गया, एक कंप्लीट यहाँ पे पार्टिकल पड़ेगा, जिसके कारण उसका कंप्लीट डायमीटर हम लेंगे तो वो क्या हो, डायमीटर इक्वल टू क्या होता है 2r के बराबर। तो ये हमारा हो गया 2r, और कॉर्नर का क्या हो गया स्मॉल r एंड देन स्मॉल r। तो AC इक्वल टू क्या हो गया हमारा 4r। AC क्या है हमारा, बॉडी डायगोनल। और बॉडी डायगोनल का आपको अभी मैंने AC बताया था, कितना आया था A√3। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, वो A√3 हो गया। ये हमने कहां से निकाला, बॉडी डायगोनल से। अब हम देखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ हमने यूनिट सेल से मल्टीप्लाई कर दिया 2, और एक एटम का यानी कि एक यूनिट सेल का वॉल्यूम हमारा कितना होता है 4/3πr³। तो उसकी हमने वैल्यू यहाँ पे पुट किया और फिर हमने लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना है 8/3πr³। और फिर लास्ट में हमारा एज लेंथ, एज लेंथ हमारा कितना है a, तो a का क्यूब हुआ, तो a का क्यूब यहां से हमारा कितना आ जाएगा 4r/√3 का होल क्यूब। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो वो कितना आएगा πr√3/8। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वो कितना आएगा हमारा 0.68। अब ये 0.68% हमारा क्या है, ये नेट जो है एटम्स ने ऑक्यूपाई स्पेस किया, यानी कि टोटल ऑक्यूपाइड स्पेस पूछा जाए स्पेस हमारा कितना हो गया 68%। और वैकेंट स्पेस पूछा जाए तो 68 में से आप जो है 100 में से 68 को माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 32%। 32% क्या है, वो वैकेंट स्पेस है। अब यहाँ पर आपके लिए जो है सिंपल सा एक टेबल बनाया गया है, जो सिंपल क्यूबिक FCC BCC के लिए जो हमने अभी तक नेट डेरिवेशन किए हैं उनका पूरा एक समरी बनाया गया है एट अ ग्लांस पे, इसको आप देख सकते हैं। वहां पे सिंपल क्यूबिक में हमारा एज लेंथ क्या निकला था, A इक्वल टू 2r, वॉल्यूम कितना आया था 4/3πr³, और हमारा पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया था π/6, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी 0.52। अब हम FCC में देखते हैं, तो FCC में हमारा कितना है A इक्वल टू 2√2r, ये हमारा क्या निकला था एज लेंथ। फिर उसके बाद वॉल्यूम हमने कितना निकाला 16/3πr³। फिर उसके बाद आपका पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया 0.74। तो इस तरह से हमने अब BCC का भी सॉल्व किया, जस्ट अभी अभी हमने BCC का भी सॉल्व किया। तो A इक्वल टू वहां पे कितना आता 4r/√3। 4r/√3 के बाद वॉल्यूम को अगर देखा जाए तो 8/3πr³, और पैकिंग फ्रैक्शन हमारा कितना हो गया π√3/8, और नेट वैल्यू हमारी कितना है 0.68। अब आप एक इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में है कि अ लिथियम क्रिस्टलाइजेस इन अ BCC, मतलब लिथियम एटम किस तरह अपना लैटिस बना रहा है BCC लैटिस में, और लेंथ कितना उसका दिया गया 400 पिकोमीटर। फाइंड रेडियस लिथियम एटम। तो आपको क्या फाइंड करना है, लिथियम एटम का रेडियस। तो उसके लिए BCC के लिए सबसे पहले आप क्या देखिए, फॉर्मूला सोचिए कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो R इक्वल टू उसके लिए क्या होता है A√3/4। ये उसका क्या बनता है BCC के रिस्पेक्ट में रेडियस वाला फॉर्मूला। करना कुछ नहीं है, 400 पिकोमीटर आपको A दिया है, तो A आप कितना पुट करेंगे 400 पिकोमीटर को किस में कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में। तो पिकोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करने पे कितना आता है 10⁻⁻12 इंटू √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, या फिर आप डायरेक्ट वैल्यू इसकी ऐसी रहने दीजिए। फिर आपका क्या हो गया
4 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही डिवाइड आप करेंगे 400 इंटू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाइड बाई 1.732 एंड डिवाइडेड बाई 4। तरह से हमारा सॉल्व करने में कितना है 173.2 पिकोमीटर। तो इस तरह से जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो रेडियंट टेस्ट सीरीज के नाम से चल रही है उसको आप ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करिए और उस पर आप अपने क्वेश्चन पूछिए। ये एक लेक्चर है, उसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम डिफेक्ट्स की स्टडी करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं उसकी स्टडी किया जाएगा। तो उसमें आप लोग उसके बाद आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा एक प्रॉब्लम आपका डे मनाया जाएगा जिसमें उसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसका हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा जो है यानी कि थर्ड लेक्चर आने से पहले आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सेंड करिए जिससे हम आपके जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो उसको हम सॉल्व कर सकें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे सेंड करिए या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है या उस पर आप सेंड करिए। ठीक।